अच्छा, आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू लारावेल। ठीक है, आज से हम लारावेल की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस लेक्चर के अंदर इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊँ कि हम सबको पता है कि लारावेल एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, PHP हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जो हम वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसका एक फ्रेमवर्क है, PHP का एक फ्रेमवर्क है जिसका क्या नाम है, लारावेल। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, लारावेल फ्रेमवर्क को समझने से पहले हमें ये समझना है कि फ्रेमवर्क क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका पहला पॉइंट, अ फ्रेमवर्क इज अ प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ठीक है, इसका मतलब फ्रेमवर्क हमारे पास क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बना सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब जरूरी नहीं है कि किसी फ्रेमवर्क को यूज करके मैं सिर्फ वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस ही बनाऊं। ठीक है, बल्कि हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। ठीक है, जो एप्लीकेशंस हम चाहते हैं हम उसको डेवलप करने के लिए फ्रेमवर्क का यूज करते हैं। ठीक है, अब अलग अलग टेक्नोलॉजीज अलग अलग फ्रेमवर्क्स हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है, जिस तरह PHP का फ्रेमवर्क आपने कोड इग्नाइटर सुना होगा। ठीक है, केक PHP सुना होगा, उसी तरह ये लारावेल है। ठीक है, फिर इसके अलावा ASP.NET में अगर आप चले जाओ तो ASP.NET MVC आपके पास एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, फिर उसके बाद एक ASP.NET का न्यू आपके पास लॉन्च हुआ है जिसको हम कहते हैं ASP.NET Core MVC। ठीक है, वो भी आपके पास एक फ्रेमवर्क है। इसी तरह पाइथन के फ्रेमवर्क से आपके पास Django है। ठीक है, और बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं। ठीक है, तो फ्रेमवर्क आपके पास क्या एक प्लेटफॉर्म है जिसको यूज करके हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। ठीक है, तो एक तो इसका ये पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर देखो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, इट प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन ऑन विच सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कैन बिल्ड प्रोग्राम्स फॉर अ स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसका मतलब कि फ्रेमवर्क आपके पास एक फाउंडेशन होती है, एक बुनियाद होती है जिसको यूज करके सॉफ्टवेयर डेवलपर्स किसी भी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए कोई भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम डेवलप करते हैं। स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म का मतलब कि आप वेब बेस पे बना रहे हो, डेस्कटॉप बेस पे बना रहे हो, मोबाइल बेस पे बना रहे हो, तो उनको यूज करके आप क्या कर सकते हो, फ्रेमवर्क का यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर देखो थर्ड पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल अ फ्रेमवर्क में इंक्लूड प्री डिफाइंड क्लासेस। इसका मतलब देखो यहाँ पे बता रहा है कि फ्रेमवर्क के अंदर होता क्या है। ठीक है, फ्रेमवर्क के अंदर प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं। ठीक है, जिनको यूज करके हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर एक एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। फिर कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, मतलब प्री डिफाइंड लाइब्रेरी भी होती है हमारे फ्रेमवर्क के अंदर। ठीक है, देखो फ्रेमवर्क के अंदर आपके पास प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज मौजूद होती है जिसके अंदर क्लासेस होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो हमारी आसानी के लिए फ्रेमवर्क पहले से बना के उस फ्रेमवर्क के अंदर डाल देता है। ठीक है, इसका मतलब कि अगर मुझे एक फंक्शन बार बार यूज करना पड़ता है, ठीक है, तो मुझे वो फंक्शन खुद से बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वही फंक्शन अगर फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड कर दे तो हमारा काम कितना ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस, ऐसी बहुत सारी क्लासेस हैं जो हम कॉमन टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। तो फ्रेमवर्क क्या करता है, वो जितनी भी प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, फंक्शंस हैं, उनको अपने ही फ्रेमवर्क के अंदर पहले से प्री डिफाइंड इंक्लूड कर लेता है ताकि जो भी डेवलपर इस फ्रेमवर्क को यूज करेगा उसको आसानी हो जाएगी। ठीक है, मतलब उसको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा क्लासेस बनाने में या फंक्शंस बनाने में। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो आप यही कह रहे हैं फ्रेमवर्क के अंदर प्री डिफाइंड क्लासेस हो सकती हैं और फंक्शंस हो सकते हैं दैट कैन बी यूज टू प्रोसेस इनपुट। ठीक है, मतलब ये जो प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, फंक्शंस हैं, ये किस लिए यूज में आ सकती हैं, इनपुट को प्रोसेस करने में, हार्डवेयर डिवाइसेस जो आपके एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट होंगी उनको मैनेज करने के लिए फंक्शंस या प्री डिफाइंड क्लासेस हम यूज कर सकते हैं जो हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। एंड इंटरैक्ट विद द सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, हमारे सिस्टम के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनके साथ इंटरैक्ट करने के लिए प्री डिफाइंड क्लासेस, प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज, फंक्शंस वगैरह वो हमें फ्रेमवर्क ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिस तरह अगर मैं लारावेल फ्रेमवर्क की बात करूं तो ईमेल सेंड करनी पड़ती है। आपको पता है कि आपकी वेब एप्लीकेशन के अंदर एक बहुत ज्यादा कॉमन टास्क होता है कि आपको ईमेल सेंड करनी है। तो ईमेल सेंड करने के लिए कुछ प्री डिफाइंड कोड पहले से इस फ्रेमवर्क के अंदर मौजूद है। सेम इसी तरह डेटाबेस का काम करना है तो डेटाबेस के लिए बहुत सारा कोड प्री डिफाइंड पहले से फ्रेमवर्क्स के अंदर मौजूद है। हम लारावेल फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं तो लारावेल फ्रेमवर्क के अंदर ईमेल के अकॉर्डिंग, डेटाबेस के अकॉर्डिंग जितना भी कोड हमें जरूरत पड़ेगा वो पहले से प्री डिफाइंड है इस फ्रेमवर्क के अंदर। ठीक है, तो ये
फ्रेमवर्क का क्या है बेनिफिट है, ठीक है। और वही बात, जरूरी नहीं है फ्रेमवर्क आप वेब एप्लीकेशन में ही सुनो, आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर भी फ्रेमवर्क का नाम सुन सकते हो, आप मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर भी फ्रेमवर्क्स का नाम सुन सकते हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है फ्रेमवर्क का। फिर यहाँ पे देखो, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो पहला पॉइंट, देखो ये पहला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेमवर्क को समझने के लिए। देखो, फ्रेमवर्क प्रोवाइड सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर। इसका मतलब फ्रेमवर्क आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है जिसको फॉलो करके आप एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप करते हो। क्योंकि देखो, अगर मैं कोर पीएचपी की बात करूं, ठीक है, मतलब अगर हम फ्रेमवर्क को यूज नहीं करते, ठीक है, और फ्रेमवर्क के अलावा जो जेन्युइन जो नेचुरल लैंग्वेज होती है अगर उसको यूज करते हैं बगैर फ्रेमवर्क के, तो वहां पे कोई सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते। मतलब वहां पे अगर मैं कोर पीएचपी की बात करूं, तो कोर पीएचपी के अंदर एक ही फाइल के अंदर, एक ही पीएचपी फाइल के अंदर मैं एचटीएमएल का कोड भी लिख रहा हूँ, मैं पीएचपी का कोड भी लिख रहा हूँ, मैं डेटाबेस का सारा क्वेरीज वगैरह भी उसी पेज में लिख रहा हूँ। मतलब कुछ रूल्स नहीं होते, ठीक है, कोई पैटर्न नहीं होता जिसको फॉलो करके हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाते हैं। ऐसा कब होता है? जब आप किसी भी टेक्नोलॉजी की कोर फंक्शनैलिटी को यूज करते हो, जिस तरह कोर पीएचपी की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप फ्रेमवर्क को यूज करते हो, ठीक है, तो फ्रेमवर्क आपको सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है, एक तरीकेकार प्रोवाइड करता है, एक आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है, एक पैटर्न प्रोवाइड करता है जिसको फॉलो करके आप अपना सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप करते हो, ठीक है। मतलब एक लॉजिकल मैनर होता है जिसको फॉलो करके आप अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो, ठीक है। तो ये काम होता है फ्रेमवर्क का, ठीक है। मतलब फ्रेमवर्क के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं और बिल्ट इन लाइब्रेरीज भी होती हैं जिनको यूज करके आप अपना एक डेवलपर का काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है जब वो एप्लीकेशन डेवलप कर रहा होता है, ठीक है। फिर देखो सेकंड पॉइंट, फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स एन आर्किटेक्चर टू डेवलप सॉफ्टवेयर इन अ स्ट्रक्चर एंड लॉजिकल मैनर, ठीक है। देखो वही बात आ गई, ठीक है। फ्रेमवर्क क्या करता है? आपको एक आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है, एक पैटर्न प्रोवाइड करता है जिसको फॉलो करके आप अपना सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो स्ट्रक्चरल और लॉजिकल मैनर में, ठीक है। मतलब आपके पास एक तरीकेकार होता है, एक आर्किटेक्चर होता है, एक पैटर्न प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क जिसको फॉलो करके आप अपनी एप्लीकेशन डेवलप करते हो। क्योंकि देखो, अगर मैं कोर पीएचपी की बात करूं, कोर फंक्शनैलिटीज की बात करूं, किसी भी टेक्नोलॉजी की, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो वहां पे हमें ज्यादा सेट ऑफ रूल्स या आर्किटेक्चर प्रोवाइडेड नहीं होते, ठीक है। हम जिस तरह चाहें हम क्या कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम कोई स्पेसिफिक पैटर्न, किसी स्पेसिफिक आर्किटेक्चर को लेके नहीं चलते, ठीक है। लेकिन फ्रेमवर्क अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसका कुछ पैटर्न होता है, आर्किटेक्चर होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो करके हम अपनी एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। मतलब कोर पीएचपी की तरह ऐसा नहीं होता कि हम सारा काम एक ही जगह पे कर लें, ठीक है। मतलब हम लॉजिकल मैनर में सारा काम करते हैं, स्ट्रक्चर मैनर में मॉड्यूलैरिटी क्रिएट करते हैं। मॉड्यूलैरिटी का मतलब अलग अलग सेपरेट सेपरेट काम करते हैं, ठीक है। जिस तरह HTML का कोड है तो वो सेपरेट करेंगे, ठीक है। फिर डेटाबेस का कोड है तो वो सेपरेट करेंगे, लॉजिक्स जितनी भी है वो सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो ये एक चीज आपके पास प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क, ठीक है। मतलब देखो, घिचपिच नहीं होती, मिक्सिंग नहीं होती, ठीक है। आपके पास एक तरीकेकार होता है जिसको फॉलो करके आप एप्लीकेशन डेवलप करते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट, MVC इज अ मोस्ट कॉमन फीचर यूज्ड इन फ्रेमवर्क्स, ठीक है। देखो, जहां भी आप फ्रेमवर्क का नाम सुनते हो उसके साथ एक टर्म बहुत ज्यादा अटैच्ड होती है पहले से, जिसका नाम है MVC, ठीक है। मतलब MVC का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है। इसका मतलब डेटाबेस का जितना भी काम है वो हम मॉडल के अंदर लिखते हैं, HTML का जितना भी कोड होता है, जितना भी पेज होता है, जितना भी यूजर इंटरफेस का काम होता है वो हम व्यू के अंदर करते हैं, और जितनी भी हमारी लॉजिक्स होती है वो हम कंट्रोलर के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपके पास MVC पैटर्न। और देखो, मोस्टली आपके पास जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं वो इस MVC पैटर्न को यूज करते हैं। मतलब MVC एक ऐसा मोस्ट कॉमन फीचर है जो कि तकरीबन हर फ्रेमवर्क के अंदर आपको मिलता है, ठीक है। मतलब जब भी आप फ्रेमवर्क का नाम सुनते हो तो आप समझ जाओगे कि भाई इसके अंदर MVC का कॉन्सेप्ट भी क्रिएट होगा, मतलब पहले से मौजूद होगा। क्योंकि मैंने क्या बताया कि फ्रेमवर्क आपको स्ट्रक्चरल और लॉजिकल मैनर के अंदर एप्लीकेशन डेवलप करने की सलाहियत देता है। तो वो कैसे देता है? वो इसलिए देता है क्योंकि उसके अंदर MVC का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होता है कि भाई
डेटाबेस का काम सेपरेट करना है, व्यू का काम, यूजर इंटरफेस का काम अलग करना है, लॉजिक्स का काम बिल्कुल अलग करना है। यही वजह है कि आप सॉफ्टवेयर हाउसेज में देख लो, डेवलपर्स अलग होते हैं, डिजाइनर्स अलग होते हैं, ठीक है, और आपके पास जो डेटाबेस के साथ काम करते हैं, जो डेटाबेस के डेवलपर्स होते हैं, वो अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं? क्योंकि वो फ्रेमवर्क्स पे ज्यादा काम करते हैं, वो एमवीसी के कॉन्सेप्ट को ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, ताकि डिजाइनर काम अलग करता रहे, ठीक है, आपका जो डेवलपर है वो अलग काम करता रहे, और जो डेटाबेस डेवलपर है वो अलग काम करता रहे, ठीक है। तो तभी फ्रेमवर्क की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। तो देखो ये तो पॉइंट था आपके पास फ्रेमवर्क का, ठीक है, मैंने फ्रेमवर्क को समझाया कि फ्रेमवर्क बेसिकली होता क्या है, ठीक है। लेकिन हम अपने लेक्चर सीरीज के अंदर बात कर रहे हैं लारावेल फ्रेमवर्क की। तो अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लारावेल की, ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्योंकि लारावेल फ्रेमवर्क की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो इसका पहला पॉइंट, लारावेल इज अ पीएचपी बेस्ड वेब फ्रेमवर्क, ठीक है। इसका मतलब कि लारावेल आपकी कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी लैंग्वेज का ये फ्रेमवर्क है, पीएचपी का ये फ्रेमवर्क है, ठीक है। और याद रखना ये वेब बेस्ड फ्रेमवर्क है, ठीक है, मतलब इसको यूज करके आप वेब एप्लीकेशन, वेब सॉफ्टवेयर बना सकते हो, डेस्कटॉप नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो Laravel is a PHP based web framework for building high-end web application using its significant and graceful syntaxes। इसका मतलब जो आपके पास हाई क्वालिटी की, हाई फाई जो आपके पास डायनेमिक वेबसाइट्स बनती हैं, ठीक है, उसके लिए हम PHP का ये फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं लारावेल, ठीक है। एक तो क्यों यूज करते हैं लारावेल को, एक तो इसकी सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस लारावेल की आज के टाइम पे, ठीक है, क्योंकि पहले CI को बहुत ज्यादा यूज किया जाता था, कोड इग्नाइटर को यूज किया जाता था, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम में लारावेल एक बहुत ज्यादा पॉपुलर फ्रेमवर्क है, ठीक है, मतलब CI से भी ज्यादा लारावेल पॉपुलर हो चुका है आज के टाइम पे, ठीक है। और फिर कह रहा है ग्रेसफुल साइंटेक्स होता है इसका, ठीक है, ग्रेसफुल साइंटेक्स का मतलब समझ में आने वाला साइंटेक्स, आसान साइंटेक्स, ठीक है, मतलब जो जिसके साथ, जिसको लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम दरपेश नहीं आएगी, ठीक है, मतलब इतना आसान साइंटेक्स इसका होगा, मतलब जो चीजें जरूरी है साइंटेक्स के अंदर वही जरूरी चीजें आपको प्रोवाइडेड होंगी, और जो चीजें जरूरी नहीं है वो आपको प्रोवाइडेड नहीं होंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट, इट कम्स विद अ रोबस्ट कलेक्शन ऑफ टूल्स एंड प्रोवाइड्स एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। इसका मतलब कि लारावेल ये जो फ्रेमवर्क है इसके अंदर बहुत सारे रोबस्ट मतलब पावरफुल कलेक्शन ऑफ टूल्स मौजूद है, मतलब ऐसे टूल्स जो वेब डेवलपमेंट के अंदर हमें बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे, बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे पावरफुल टूल्स की कलेक्शन मौजूद है इस लारावेल फ्रेमवर्क के अंदर, ठीक है। और ये हमें एक एप्लीकेशन आर्किटेक्चर भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि आपको अपनी एप्लीकेशन को लॉजिकल और स्ट्रक्चर मैनर के अंदर किस तरह से डेवलप करना है, ठीक है। तो एक इसका ये पॉइंट है। फिर यहाँ पे देखो मोर ओवर इट इंक्लूड्स वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्नोलॉजीज लाइक ASP.NET MVC, कोड इग्नाइटर, रूबी ऑन रेल्स एंड अ लॉट मोर। भाई देखो हमारे पास ये जो लारावेल फ्रेमवर्क है PHP का, इसके अंदर ये जो चीजें यूज करता है ना, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करता है, ये जो फीचर्स यूज करता है, ये हमें दूसरी टेक्नोलॉजीज के अंदर भी मिलती हैं। इसका मतलब ये हमें ASP.NET MVC में भी मिलती हैं। फिर कोड इग्नाइटर, उसकी भी बहुत सारे फीचर्स हम लारावेल के अंदर भी देखेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह रूबी ऑन रेल्स है, और बहुत सारे आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को लारावेल भी यूज करता है, ठीक है। तो एक इसका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर यहाँ पे देखो it facilitates developers by saving huge time and helps reduce thinking and planning to develop the entire website from scratch। इसका मतलब देखो, ठीक है, देखो लारावेल फ्रेमवर्क को यूज करके आप जो भी वेब एप्लीकेशन डेवलप करोगे, ठीक है, उसके अंदर आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा, ठीक है। क्यों बच जाएगा? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें लारावेल के अंदर पहले से मौजूद हैं जो एक डेवलपर को खुद से क्रिएट करनी पड़ती थी, ठीक है। मतलब इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो रीयूजेबल है। रीयूजेबल मतलब जिनको आप बार बार रीयूज कर सकते हो, ठीक है। पहले क्या होता था कि अगर मुझे कोई एक छोटा सा फीचर चाहिए तो उसके लिए मैं फंक्शन बनाता था, तो फंक्शन बनाने में मुझे टाइम लगता था, और फिर उसे बार बार कॉल करना पड़ता था, ठीक है, रीयूज करना पड़ता था। तो उसके बजाय हमें लारावेल के अंदर पहले से बहुत सारी लाइब्रेरी, बहुत सारा कोड प्री डिफाइंड मौजूद है, जिसको यूज करके हमारे टाइम की बचत हो सकती है, ठीक है। मतलब हमें सोचने में ज्यादा टाइम नहीं गंवाना पड़ेगा अपने फंक्शंस
बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं गंवाना पड़ेगा और पूरी वेबसाइट आप बिल्कुल स्क्रैच से बना सकते हो, उसकी प्लानिंग आप बिल्कुल स्क्रैच से कर सकते हो इस फ्रेमवर्क को यूज करके, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट ओपन सोर्स पीएचपी फ्रेमवर्क है, ठीक है। मतलब देखो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब ओपन सोर्स मतलब जिसको यूज करने के लिए, जिसको डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए आपको 1 रुपया भी पे करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। भाई देखो आपके पास जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है, अगर मैं अभी लारावेल फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूँ ना, तो लारावेल फ्रेमवर्क किसका है? पीएचपी का है। और पीएचपी क्या है? एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो पीएचपी का फ्रेमवर्क है लारावेल, वो भी ओपन सोर्स होगा। इसका मतलब अगर एक टेक्नोलॉजी है वो ओपन सोर्स है तो उसका फ्रेमवर्क भी लाजमी ओपन सोर्स ही होगा। आपको कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि जो उसकी कोर लैंग्वेज है, ठीक है, जो जिस तरह कोर पीएचपी है वो ओपन सोर्स हो और उसका फ्रेमवर्क पेड हो। ऐसा आपको बहुत कम देखने को मिलता है। ज्यादातर क्या होता है कि अगर पीएचपी ओपन सोर्स है तो उसका फ्रेमवर्क भी आपके पास ओपन सोर्स ही होगा, ठीक है। तो ये एक इसका पॉइंट है। ओपन सोर्स का मतलब कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है आपको लारावेल के साथ काम करने के लिए, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट यूजेस द एमवीसी डिजाइन पैटर्न। मैंने वही बात बताई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ कंसर्न होता है, ठीक है। मतलब HTML का कोड अलग किया जाता है, लॉजिक्स अलग लगाई जाती हैं, डेटाबेस की क्लासेस अलग होती हैं, ठीक है। तो यही वजह है कि इसके अंदर एमवीसी का डिजाइन पैटर्न भी यूज किया जाता है इस फ्रेमवर्क के अंदर, ठीक है। जिस तरह एंगुलर जेएस है, जिस तरह ASP.NET कोर एमवीसी है, तो ऐसे बहुत सारे आपके पास फ्रेमवर्क हैं जिनके अंदर एमवीसी का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा कॉमन होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे कि एमवीसी क्या होता है। फिर यहाँ पे देखो जो लारावेल है ना वो अल्टरनेट है किसका? केक पीएचपी और कोड इग्नाइटर का, ठीक है। क्योंकि केक पीएचपी और कोड इग्नाइटर थोड़े पुराने फ्रेमवर्क्स हो चुके हैं, लेकिन लारावेल इस वक्त आपके पास लेटेस्ट है मार्केट के अंदर, ठीक है, और बहुत ज्यादा पॉपुलर है और बहुत ज्यादा इसकी डिमांड है, ठीक है। अगर आप पीएचपी डेवलपर हो तो आपसे लाजमी पूछा जाता है कि आपको किसी फ्रेमवर्क पे काम आता है, ठीक है। और अगर लारावेल फ्रेमवर्क पे आपको काम आता होगा तो वो सोने पे सुहागा है, ठीक है। मतलब आपको फौरन से जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो एक इसका ये पॉइंट है। अब देखो पहला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि लारावेल का डेवलपर कौन था, मतलब किसने लारावेल को बनाया, ठीक है। तो देखो हमारे पास यहाँ पे एक शख्स है जिनका नाम है टेलर ऑटवेल, ठीक है। इन्होंने लारावेल को डेवलप किया कब? जुलाई 2011 के अंदर, ठीक है। एंड इट वाज रिलीज मोर देन 5 इयर्स आफ्टर द रिलीज ऑफ कोड इग्नाइटर, मतलब सीआई। इसका मतलब जब सीआई फ्रेमवर्क जो कि पीएचपी का एक फ्रेमवर्क है, जब वो लॉन्च हुआ था उसके ठीक 5 साल के बाद, ठीक है, आपके पास कौन सा फ्रेमवर्क आया है? लारावेल फ्रेमवर्क आया है। कब आया? जुलाई 2011 में। और इसको डेवलप किसने किया, इंट्रोड्यूस किसने किया? टेलर ऑटवेल ने, ठीक है। तो एक इसका ये पॉइंट है। फिर देखो सेकंड पॉइंट, लारावेल इज अ पीएचपी बेस्ड वेब फ्रेमवर्क लाइक कोड इग्नाइटर, ठीक है। मतलब कोड इग्नाइटर जिस तरह से था वो भी एक पीएचपी बेस्ड वेब फ्रेमवर्क था, लारावेल भी आपके पास पीएचपी बेस्ड वेब फ्रेमवर्क है। इसका मतलब पीएचपी का फ्रेमवर्क था, कोड इग्नाइटर भी और लारावेल भी, इन दोनों को यूज करके आप वेब एप्लीकेशन, वेब सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। फिर देखो थर्ड पॉइंट, फिर देखो वही बता रहा है लारावेल फॉलोज द एमवीसी आर्किटेक्चरल पैटर्न, ठीक है। मतलब लारावेल के अंदर आप जितनी भी एप्लीकेशन बनाओगे, वेब एप्लीकेशन, तो वो आप एमवीसी के आर्किटेक्चरल पैटर्न को यूज करके बनाओगे, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, लारावेल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पीएचपी फ्रेमवर्क्स आफ्टर कोड इग्नाइटर। इसका मतलब देखो कोड इग्नाइटर भी एक बहुत ज्यादा फेमस आपके पास पीएचपी का फ्रेमवर्क था, लेकिन जब से लारावेल आया है, लारावेल ने समझ लो कोड इग्नाइटर की कमर तोड़ दी, ठीक है। मतलब लारावेल कोड इग्नाइटर से भी ज्यादा उसकी रेटिंग इस वक्त चल रही है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज्यादा पॉपुलर फ्रेमवर्क है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो सम एसेंशियल फीचर्स प्रोवाइडेड बाय लारावेल आर, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर जो लारावेल के अंदर यूज होते हैं वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन सिर्फ यही फीचर्स नहीं है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता अपने लारावेल सीरीज के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। देखो पहला राउटिंग कंट्रोलर्स, इसका मतलब राउटिंग का कॉन्सेप्ट इसके अंदर है। फिर देखो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब कॉन्फ़िगरेशन की मैनेजमेंट आप कर सकते हो। और देखो लारावेल में सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर जो ज्यादातर टास्क होता है ना आपका कॉन्फ़िगरेशन का,
मतलब ज्यादातर काम जो होते हैं कॉन्फ़िगरेशन के वो ऑटोमेटिकली लारावेल आपको खुद से करके दे देता है, ठीक है। मतलब हमें कॉन्फ़िगरेशन का सारा काम खुद से भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर टेस्टेबिलिटी, मतलब एप्लीकेशंस को आप टेस्ट कर सकते हो डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर। फिर ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन ऑफ यूजर्स, ठीक है। मतलब वेब एप्लीकेशन के अंदर जिस तरह से होता है ना कि कौन मेरी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है, कौन मेरी वेबसाइट का डैशबोर्ड एक्सेस कर सकता है, कौन उसके लिए ऑथेंटिकेट है, किसको उसकी ऑथराइजेशन देनी है, तो ये सारी चीजें यूजर्स की हम लारावेल के अंदर भी कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड भी फीचर्स लारावेल के अंदर मौजूद है। फिर देखो मॉड्यूलैरिटी, मॉड्यूलैरिटी का मतलब होता है सेपरेट, ठीक है। मतलब आप जो भी काम करोगे वो अलग अलग करोगे, मतलब मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं हर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। लारावेल के अंदर आपके पास मॉड्यूल्स मौजूद हैं, मतलब मॉड्यूलैरिटी में सारा काम हो रहा है, सेपरेशन के अंदर सारा काम हो रहा है। फिर देखो ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर, ठीक है। मतलब इसके अंदर ORM के फीचर्स भी हैं। तो अगर किसी ने ORM पढ़ा हुआ है, जिस तरह एंटिटी फ्रेमवर्क, अगर किसी को एंटिटी फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट होगा तो उसको पता होगा कि ORM क्या होता है, ठीक है। मतलब हम ORM के अंदर क्या करते हैं, अगर मैं इसका बेसिक सा ओवरव्यू आपको दे दूं, ORM के अंदर हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास जो डेटाबेस मौजूद होता है, ठीक है, उसके अंदर टेबल्स मौजूद होते हैं। तो डेटाबेस और टेबल से रिलेटेड हम मॉडल की क्लासेस बनाते हैं, ठीक है। मतलब जो भी डेटाबेस के अंदर टेबल्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हम अपने मॉडल्स बनाते हैं, एमवीसी के अंदर मॉडल्स के अंदर क्लासेस बनाते हैं, ठीक है। तो ये काम ऑटोमेटिकली हमें करके देता है ORM, ठीक है। तो यहाँ पे लारावेल के अंदर एक ORM बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं एलोकेंट, ठीक है। उसको हम यूज कर सकते हैं, वो एक आपके पास ORM है जो कि लारावेल ने हमें प्रोवाइड किया, तो उसको भी हम आगे जाके देखेंगे। फिर देखो प्रोवाइड्स टेम्पलेट इंजन, ठीक है। देखो हमारे पास लारावेल के अंदर एक टेम्पलेट इंजन है ब्लेड, ठीक है। जिस तरह अगर किसी ने ASP.NET पढ़ी है तो वहां पे उसको पता होगा रेजर सिंटैक्स होता है, ठीक है, रेजर इंजन होता है। तो सेम उसी तरह आपके पास लारावेल आपको एक ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन प्रोवाइड करता है जिसका नाम क्या है, ब्लेड, ठीक है। तो इसको भी हम यूज करेंगे, ठीक है, और इसको भी मजीद आगे जाके डिटेल में हम पढ़ेंगे। फिर देखो बिल्डिंग स्कीमास, ईमेलिंग फैसिलिटीज, मतलब बहुत सारी आपके पास ईमेल फैसिलिटीज भी है। मतलब मैंने बताया था जिस तरह शुरू में कि ईमेल के लिए बिल्ट इन आपके पास क्लासेस मौजूद हैं, मेथड मौजूद है जिनको आप यूज करके ईमेल का काम बआसानी कर सकते हो, ठीक है। और बहुत सारे फीचर्स हैं इसके अंदर, सिर्फ यही फीचर्स नहीं है, और भी बहुत सारे फीचर्स लारावेल हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे कह रहा है नीड फॉर फ्रेमवर्क, ठीक है, मतलब फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ती क्यों है। तो यहाँ पे देखो पहला पॉइंट, फ्रेमवर्क इज अ बेसिक टेम्पलेटिंग स्ट्रक्चर दैट इज यूज्ड टू डेवलप, टेस्ट एंड डिप्लॉय एप्लीकेशंस रैपिडली एंड एफिशिएंटली। इसका मतलब फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क हमें एक बेसिक टेम्पलेटिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसका मतलब कि हमें अपनी वेबसाइट को डेवलप किस तरह से करना है, उसको टेस्ट किस तरह से करना है, और उसको डिप्लॉय किस तरह से करना है, पब्लिश किस तरह से करना है तेजी से, ठीक है। मतलब फ्रेमवर्क ये जो है आपके पास, फ्रेमवर्क हमें इसलिए जरूरत पड़ती है ताकि हमें एक स्ट्रक्चर मैनर में वेब एप्लीकेशन, वेब सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, उसको डेवलप करना है, फिर उसको स्ट्रक्चर मैनुअल के अंदर उसको टेस्ट करना है, फिर उसको डिप्लॉय करना है। मतलब ये सारा काम तेजी से होना चाहिए, रैपिडली होना चाहिए और एफिशिएंटली, मतलब अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। तो इन कॉन्सेप्ट के लिए हम यूज करते हैं फ्रेमवर्क्स, ठीक है। और हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, लारावेल फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे देखो कुछ और पर्पसेस हैं फ्रेमवर्क के, कुछ और पर्पसेस है। पहला पर्पस क्या है, प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्शन। भाई देखो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, आपने अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब ऊप के अंदर एक आपका पिलर होता है जिसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पे फ्रेमवर्क जितने भी हैं वो आपको एब्स्ट्रैक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। अब एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब है, देखो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है, एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो नेसेसरी चीजें हैं वही डेवलपर को दिखाई जाती हैं, यूजर को दिखाई जाती हैं, लेकिन जो अननेसेसरी चीजें वो यूजर से हाइड कर दी जाती हैं। मतलब वो ऑटोमेटिकली हो जाती हैं, वो ऑटोमेटिकली आपका फ्रेमवर्क करके दे देता है, वो अननेसेसरी चीजें यूजर को नहीं दिखाता, ठीक है। ये होता है एब्स्ट्रैक्शन, कि जो भी नेसेसरी चीजें हैं वही आपको प्रोवाइडेड होंगी, जो अननेसेसरी चीजें हैं वो आपसे हाइड होंगी, ठीक है, छुपी हुई होंगी, ठीक है। तो ये इसका एक कॉन्सेप्ट है। फिर देखो सेकंड पॉइंट, हैंडल्स रिपीटेटिव एंड मैनुअल टास्क। इसका मतलब ये जो फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, वो आपके जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं ना, मतलब जो आपको बार बार परफॉर्म करने पड़ते हैं,
वो ऑटोमेटिकली ये फ्रेमवर्क खुद ही हैंडल कर लेता है। मतलब आपको रिपीटेटिव टास्क खुद से बार बार हैंडल करने की जरूरत नहीं है। और मीनियल टास्क होते हैं छोटे मोटे टास्क, ठीक है, वो छोटे मोटे टास्क भी आपके पास ये फ्रेमवर्क आपको खुद से करके दे देता है, मतलब खुद से उनको हैंडल कर लेता है, ठीक है। तो एक ये पॉइंट है। फिर यहाँ पे देखो इसका थर्ड पॉइंट, अरेंजेस थिंग्स इन अ लॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका मतलब कि आपके पास ये जो फ्रेमवर्क है, ये जो लारावेल फ्रेमवर्क है, ये सारी चीजों को लॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर मैनेज करता है, ठीक है। इसका मतलब जब हम लारावेल फ्रेमवर्क को यूज करते हुए हम जब अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे फोल्डर्स, बहुत सारी डायरेक्टरीज पहले से आ जाती है, ठीक है। और मतलब जिस तरह कंट्रोलर से रिलेटेड एक अलग डायरेक्टरी बनी हुई है, व्यू से रिलेटेड एक अलग डायरेक्टरी बनी हुई है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड अलग डायरेक्टरी बनी हुई है, ठीक है। और अगर आपको स्क्रिप्ट्स यूज करते हो तो उसके लिए अलग डायरेक्टरी बनी हुई है, ठीक है। मतलब सारा काम एक लॉजिकल स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। तो ये इसका एक और मेन पर्पस है। फिर आगे चलते हैं।